हाँ जी बच्चों, चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 2 में देखो नॉर्मली बच्चे मतलब सभी लोग यही मीनिंग लेते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी को अगर लेमैन लैंग्वेज में पूछा जाए तो सब बोलते हैं कि सिर्फ बॉर्डर का एरिया। सिर्फ बॉर्डर का एरिया नहीं होता, उसके अलावा पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अलावा शिप्स, एयरक्राफ्ट जो कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के बीच में उड़ाती है। वही मैंने आपको बोला कि इंडियन एयरलाइंस का उड़ा वो एयरक्राफ्ट उड़ा यूएस में लैंड कर गया, तो ये यूएस वाले ये नहीं बोलेंगे कि अब तुम हमारे हो गए, यहीं पर रह जाओ। ठीक है, गलती से कोई बॉर्डर क्रॉस कर जाए अगर, तो ये थोड़ा ना कि भाई तुम हमारे हो गए। जबकि एक वो नहीं 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 वो फिर वो, हाँ वो उसमें हुआ था। कौन सी मूवी थी? हाँ सरबजीत, सरबजीत मूवी है ना, पहले भी है ना। सरबजीत में वो बेचारा दारू के नशे में क्रॉस कर गया था, फिर उसको डिक्लेयर कर दिया कि वो टेररिस्ट है, वो बेचारा फिर आ ही नहीं पाया, उसकी डेड बॉडी आई फाइनली। ठीक है, तो शिप्स एंड पर ऐसे होता नहीं है, शिप्स एयरक्राफ्ट वगैरह के रिगार्डिंग तो स्पेशली। ठीक है, तो ये नहीं कि भैया भैया आप जापान गए तो जापान का हो गया, ये हो गया, तो शिप्स एयरक्राफ्ट उसी कंट्री के रहेंगे जो कंट्री उसको उड़ा रही है, ऑपरेट कर रही है। ऐसे फिशिंग वेसल्स, अरे मछुआरे तो पता नहीं ओशन बॉडीज में जाते जाते वो भाई इतनी लहरें चल रही हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच गए। उनको वो थोड़ा ना ब्रेक लगा सकते हैं बीच में। ठीक है, तो फिशिंग वेसल्स हो गए, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए जो कि रेजिडेंट्स ने उड़ाए इंटरनेशनल वाटर बॉडीज में, उनके भी वही कहा, चाहे उन इंटरनेशनल वाटर बॉडीज पर इंक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन किसी भी कंट्री का क्यों ना हो, स्टिल वो वेसल्स वगैरह, वो मछुआरे वगैरह, वो सब उसी कंट्री के रहेंगे जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। अब तो ये सबके लिए करेगा सब कुछ। ऐसे एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, यहाँ पर किसी ने देखा कॉन्सुलेट ऑफ टुवालू पंजाब शू के सामने? सबने देखा है? देखा है पंजाब शू के सामने है? हाँ ठीक है, एंड ये नहीं पता मुझे। अब ऐसे में तेरे से पूछूं लंदन कहाँ पे है, बताइए जरा, इशारा करियो। हाँ ठीक है, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स। देखते हो मिलिट्री के रिगार्डिंग बंकर वंकर बनाए जाते हैं बॉर्डर के पास, बंकर बनते हैं जिसमें असला बारूद रखा जाता है। तो वो जितने भी मिलिट्री के एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जो आपकी ऑब्वियसली उस बॉर्डर वाले एरिया में या फिर अब्रॉड में भी एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है, तो एम्बेसीज तो ऑब्वियसली अब्रॉड में एस्टैब्लिश्ड होंगे। इंडिया में जितनी भी कंट्रीज की एम्बेसीज हैं वो लैंड चाहे इंडिया की है पर वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? उस कंट्री की टेरिटरी का पार्ट है। सेम विद इंडिया की नहीं, देखो बैंक्स वगैरह के रिगार्डिंग ये नहीं है। हाँ ऐसे तो भैया, ऐसे तो फिर देखो हर एक इंडियन वहां यूएस में खरीदेगा। ठीक है, और उससे पहले तो मैं कहूँ यूएस ही पूरा इंडिया खरीद लेगा, उनकी औकात हमसे ज्यादा है ना। ठीक है, वो कल को यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी खरीद कर बोल दे भैया तुम तो हमारे हो गए, ऐसे नहीं होगा ना। और कर सकते हैं, खरीद खरीद कर रख भी सकते हैं, ऐसी क्या बात है। ठीक है, इसके बाद टेरिटरी में क्या इंक्लूड नहीं होगा, जैसे हम बात कर रहे हैं कि एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, जो हमारी हमारी एम्बेसीज वगैरह जो अब्रॉड में लोकेटेड हैं वो सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगी। ऐसे ही उनकी एम्बेसीज फिर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी ना, उनकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। आप इधर हो जाओ, इधर किसका हो चेयर, आप उधर क्यों बैठे हुए हो? नहीं, वो हाथ रख लेगी अपना। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ जो कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में एस्टैब्लिश्ड हैं, वो सब भी किसका पार्ट होंगे? ऑब्वियसली डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो नेक्स्ट, ये एग्जांपल्स भी अच्छे दिए हुए हैं टेस्ट योरसेल्फ के रिगार्डिंग। क्या? चलो बताओ, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में सब चुप रहेंगे। एन इंडियन कंपनी इन लंदन। नहीं तू आप चुप रहो, मैं 1 बाय 1 पूछूंगी। यस पुलकित, इंडियन कंपनी का कोई ऑफिस एस्टैब्लिश्ड है लंदन में, क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है? हैं? नहीं नहीं, मैं 1 बाय 1 आऊंगी ना बेटा, जल्दी बोलो। नहीं होगा, नहीं है पार्ट। किसका पार्ट नहीं है? ये किसका है, आपका? क्यों कॉपी कर रहा है? बस बस बस, ऐसे तो कोई भी इंडियन कंपनी लंदन में एस्टैब्लिश हो जाए और बोल दीजिए हमारे हमारे इंडिया का हो गया, वो ऐसा थोड़ी ना होगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इन इंडिया क्यों है ये? तो वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी का। यस, इसके बाद ये भी तो अगेन एक एमएनसी हो गई ना बच्चों,
अगर उनकी एमएनसी यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड है तो ये थोड़ी ना कि उनकी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापानीज, ठीक है। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क, ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, ठीक है। कोई फॉरेन बैंक है, ठीक है, कोई फॉरेन बैंक है लाइक नहीं फेडरल है, ड्यूश बैंक है, ठीक है, ग्रिनले 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 शिराज ऐसे करके भी कोई बैंक है, ये देखो स्विस रोल बाय स्विस रोल, ठीक है। तो कोई फॉरेन बैंक की अगर ब्रांच है तो इंडिया की, तो फिर इंडियन एम्बेसी इन जापान, एम्बेसीज तो होंगी ना बेटा, एम्बेसीज कॉन्सुलेट्स ये सब होंगे, ठीक है। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, समझ आ रहा है पुष्कर? सुन ही नहीं रहा, बता जरा अभी क्या, कौन सा, सब चुप रहेंगे, कौन सा पॉइंट डिस्कस हुआ लास्ट? 7th पे आ चुके हैं हम, कहाँ गुम हो जाते हो बेटा? ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, चाइना में एसबीआई लोकेटेड है, क्या इंडियन टेरिटरी का पार्ट है? रशियन एम्बेसी इन इंडिया, कहाँ की डोमेस्टिक? रशिया का। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, ठीक है। ऐसे तो हम रेंट पे दे देकर अमेरिका को ही अपना बना लें, उससे पहले तो मैं आपको कह रही हूँ अमेरिका ही इंडिया को बना लेगा अपना, ठीक है। अमेरिका हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। ध्यान दे, तू कहाँ गुम है भाई, क्या हो गया तेरे को? अब आ गए नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स में कोई भी इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, डेफिनेटली जो ऑर्डिनरीली रिजाइड करता है किसी कंट्री में और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यस, ठीक है। मोर देन 1 ईयर के लिए रहे कोई किसी कंट्री में और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब है संचित? चल ये भी बता बेटा फिर, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या आता है? एक्सेट्रा में तीसरा बता दे, एक्सेट्रा मत कर, हाँ, मतलब आप कमाज एक्चुअली सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है कि उसकी जो बेसिक एक्टिविटीज हैं उसने कमाया तो इंडिया से, पर खर्च कर रहा है वो, मतलब हम सब गद्दार हैं जो हम इंटरनेशनल घूमने जाते हैं, पता है ना आपको, सब गद्दारी कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल यहाँ तो कम आते हैं ना बेटा, ताजमहल देखने, अबे पागल नहीं, बेटा गोवा में जरूर आते हैं, गोवा में जरूर आते हैं, नो डाउट, ठीक है, बट कसौल में भी आते हैं, चलो नाइस, अच्छा है, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो सुनो, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है क्या है कि वो रेजिडेंट रहता हो या लोकेटेड हो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, मत करो, एंड उसकी जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो कमाए भी यहीं, खर्च भी यहीं करे और अपनी एक्यूमुलेशन भी उसी लोकेशन पर लगाए। एक्यूमुलेशन ये कि भैया तुम जो सेव कर रहे हो, तुम उस सेविंग से तुम तो बाहर की कंट्री में अपना बिल्डिंग बनाई जा रहे हो, ये क्या तरीका है? तुम यहीं पर लगाओ ना, कमा इंडिया के रिसोर्सेज से रहे हो ना, तो यहीं पर ही स्पेंड करो, ये क्या बात हुई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, ये सब इंक्लूड नहीं होते नॉर्मल रेजिडेंट्स में। आरव बोलियो जरा, एक बारी भूल गई मैं, ठीक है बच्चों। तो अब ये सब नहीं इंक्लूड होते नॉर्मल रेजिडेंट्स में। फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, सोचो फॉरेनर्स आए घूमने, आ जाओ भाई तुम तो हमारे हो गए, ऐसा नहीं होता ना, है ना भाई पुष्कर? कोई फॉरेनर आई और तूने उसको जप्पी वाली, ऐसे थोड़ी ना होगा मोलेस्टिकेशन हो जाती है भाई, यार इसको तो इंग्लिश भी नहीं आती, मोलेस्टिकेशन क्या होता है? मोलेस्टिकेशन क्या होता है भाई? ऐसे ही फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, एम्बेसीज में अगर इंडिया अमेरिकन एम्बेसी में कोई अमेरिकन अगर लगा हुआ है, ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं, लोकेटेड इन द गिवन कंट्री, तो डेफिनेटली वो लोग इंक्लूड नहीं होंगे हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट में, ठीक है। हाँ, पर अगर वो 1 साल से ज्यादा स्टे कर गए तो उस साल से रिलेटेड उनकी जो इनकम है वो इनकम इंडिया की इनकम में काउंट होगी, ठीक है। हाँ, समझ रहे हैं पुष्कर क्या बोला मैंने? मोर देन 1 ईयर अगर वो यहाँ पर स्टे कर गए
तो उस एक ही पर्सन, एक सिंगल पर्सन एक ही टाइम पर किसी कंट्री का रेजिडेंट और किसी कंट्री का सिटीजन होता है। बता कैसे? एक साल में सुनो, अगर एक साल में वो बंदा वापस चला गया, एक साल पूरा नहीं हुआ, हाँ। फिर थोड़े मतलब 1-2 महीने बाद वापस गया, फिर एक साल तक काम कर सकते हैं बिना टैक्स दिए। एक साल रेगुलर होता है बेटा, हाँ, तो फिर वो मतलब डेज काउंट होते हैं, डेज काउंट होते हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज है टैक्स काटने की। नहीं नहीं ऐसा नहीं है बेटा, यूं ऐसे फाइनेंशियल ईयर वाली बात भी तो है ना। नहीं वो होता है आपको, अगर वो ग्रीन कार्ड बनवाना है ना, परमानेंट रेजिडेंटशिप अगर करनी है, तो उस केस में होता है कि पीआर लेने के चक्कर में गवर्नमेंट ने अगर 3.5 साल लगा रखे हैं, तो 3.5 साल में 7 दिन अलाउड है फॉर एग्जाम्पल। हाँ, ये 7 दिन आप कंट्री को छोड़कर जा सकते हो, चाहे आप 7 दिन एक ही स्ट्रेच पे ले लो या फिर आप गैप में ले लो। हाँ, तो वो पीआर के रिगार्डिंग होते हैं। हाँ हाँ, यस यस, हाँ हाँ, करते तो है, दूसरों से शादी करके छोड़ देते हैं। ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, ये लोग नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री उसी के रहेंगे जहां से वो ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद देखो संचित, एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑब्वियसली एक अमेरिकन काम कर रहा है यूएनओ के ऑफिस में, और वो ऑफिस कहाँ पर लोकेटेड है? इंडिया में। तो वो कहाँ का रहेगा? अमेरिका का ही रहेगा वो नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो बच्चों, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर। होता है ना कि सीजन के टाइम पर भाई, इस टाइम पर आप लोग देखते हो फ्रूट के काम में भी, जैसे इसके भी डैड काफी टाइम पीरियड कभी कश्मीर रहते हैं 2-3 महीने, कभी कहीं, अभी मम्मा कहीं बता रही थी परसों में, अभी कहाँ गए हुए हैं, कहीं कहीं 3 महीने अभी पीछे भी लगा शिमला लगा के आए हैं। ठीक है ना। तो अब ये तो चलो विद इन इंडिया है, बट अदरवाइज आप किसी काम के चक्कर में अगर दूसरी कंट्रीज में 3-3 4-4 महीने रह रहे हो, तो ये नहीं कि तुम वहां के रेजिडेंट हो गए हो। ठीक है, तुम रेजिडेंट। शिमला कंट्री थोड़ी होती है। अरे ये मैंने वही तो बोला बेटा, ये तो चलो इंडिया टू इंडिया की बात हो गई। अगर तुम 3-3 महीने इंटरनेशनल भी रह रहे हो, तो ये नहीं कि तुम उस घर बेटा आपके नाम पर इमिडिएटली तो नहीं होगा ना, आपको पीआर लेनी पड़ेगी। हाँ, नहीं नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ ना, यही तो बात बोली गई है, यही तो बात हो रही है बेटा। नो, ले सकते हो पर वो उस प्रॉपर्टी से रेंट रिसीव्ड नहीं होगा। मतलब जो मतलब वो रेंट तो अपने पास ही ले जाएगा ना फिर वो बंदा खरीद कर। ठीक, खरीदते हैं, पर मैटर ये होता है ना बच्चा कि आप रेजिडेंटशिप के उस क्राइटेरिया में आ रहे हो कि सिटीजनशिप में आ रहे हो, ये बात है। तो आप उस पर्टिकुलर ईयर के लिए इनकम आपकी जो उस प्रॉपर्टी से मिली है वो कहाँ काउंट होएगी, ये मैटर करेगा। अब वो प्रॉपर्टी एयरबीएनबी की तो 12 के 12 महीने वही है, तो उससे जो इनकम अर्न होगी वो इनकम तो वही की होगी ना यहाँ। हाँ, शो वहां पर करेगा, मिलेगी तो सही, उसको लेकर तो आएगा वो, क्यों फिर उसने कर रखा ऑपरेट भाई, रोते रह जाएंगे हम तो फिर। ठीक है, ऐसे बॉर्डर वर्कर्स जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर काम करते हैं, नहीं। ठीक है, अच्छा, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो रेजिडेंट वाला जो भी हमने नॉर्मल रेजिडेंट करा, और फिर आपको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? लीगल कॉन्सेप्ट है, या तो आप वहां पे पैदा हुए हो, ठीक है, या आप उस कंट्री के कुछ लीगल प्रोविजंस हैं जो कि एक वहां का नागरिक, एक सिटीजन बनने के लिए मैंडेटरी हैं, वो आप पूरे कर लो तो तब भी आप हो जाओगे। ठीक है बच्चों, तो उसको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर आप पैदा हुए हो तब तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, पर अगर इंडिया से बाहर हुए हो तो फिर इंडियन लॉ ने जो जो भी इंडिया की ही रहेगी। हाँ, 1 साल से ज्यादा नहीं बेटा, ऐसे दो दो भी नहीं, वो तो वही ना, कंट्रोवर्सी होती है ना फिर कि आप ऐसे नहीं कर सकते।
किस चीज की थी? अरे वो तो उसकी थी। चलो जो भी है, चलो आप बुक तक रहो बस। रेजिडेंटशिप के लिए आपका इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है आपकी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब कमाना, खर्च करना और सेविंग लगाना, सब उसी कंट्री में होना चाहिए, ठीक है। और या फिर आप क्या करो, 1 साल से ज्यादा रह लो उस कंट्री में और अपना सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी आपका वहीं पर लाए करे। ये नहीं कि रह रहे हैं यहाँ पर और ब्रांड्स पहन रहे हैं बाहर की, सभी कर रहे हैं वैसे ये काम तो, ठीक है। इंडियंस तो स्पेशली कर रहे हैं, होड़ मची पड़ी है ना भाई, सही में होड़ मची पड़ी है। सब इंटरनेशनल घूमने जाते हैं, इंडिया देखो कितना सुंदर है। कुर्ग गया कोई? कुर्ग गए हो? कोई गया? जाकर जरा ब्यूटी देखो वहां की, है? हाँ, केरला वाली साइड है। द्वितीय कॉल आ रहा है शायद डैड का, ये लो बेटा एक बारी दियो केशव। अब देखो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस है, चुप हो जाओ केशव। फैक्टर इनकम होती है मेहनत से कमाई गई कमाइयां, ठीक है, तो मेहनत से कमाई हुई कमाइयां इस फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम वन साइडेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यूनिलेटरल है। वन साइडेड में मतलब ऑब्वियसली आपको सिर्फ गिफ्ट मिला, डोनेशन मिली, आपको पॉकेट मनी मिली, बदले में आप कुछ नहीं दे रहे, ठीक है, बदले में आप कुछ ना तो पढ़ाई तक भी नहीं कर रहे, तुम तो नालायक, ठीक है। तो पढ़ के भी दे दो तो मम्मियाँ खुश हो जाएं कि ओहो चलो, ओके बच्चों। तो ये चीज तो मैटर करेगी कि वन साइडेड ही रहेगी वो ट्रांजेक्शन, क्योंकि तुम सिर्फ पैसे लिए जा रहे हो पर तुम करके कुछ नहीं दे रहे हो, ठीक है। तभी वो लुढ़कता पुढ़कता है तेरा, है ना, समझ गई मैं। यस बच्चों, ठीक है। फैक्टर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। इट इज रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ऑब्वियसली आप सीओई, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग सरप्लस, ये सब लेते हो ना, ये सारे फैक्टर्स के लिए तो मिलता है। सब चुप रहोगे। अंश अग्रवाल, सीओई कौन से फैक्टर को मिलता है बेटा? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कौन से फैक्टर का रिवॉर्ड है, रिटर्न है? सब चुप रहेंगे, न्यूमेरिकल करें हमने। कौन 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 से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? तो कौन से फैक्टर का ये रिवॉर्ड रिटर्न है? यस, लेबर को रिटर्न में मिलता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। और अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ना दिया हो तो हम कौन सी चीजों को कलेक्ट करते हैं? हाँ, एंड एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। चल केशव बता, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मैंने क्या एग्जांपल दे रखा है? 2 दिए हैं मैंने, चुप हो जा। बताओ क्या एग्जांपल दिया मैंने मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का? जब न्यूमेरिकल कराए थे बेटा पुलकित, डॉक्टर का दिया था आपने कि वो बता दिया उसने कि वो हॉस्पिटल में भी काम करता है, आप रहने दो। करता है और घर आके भी काम करता है। घर आके क्या काम करता है? घर आके अपने खुद के घर में क्लिनिक खोल के बैठा है, एक यहाँ पे डॉक्टर रहता है, वो सुबह हॉस्पिटल जाता है, रात को घर में खोलता है क्लिनिक। आप कैसे जानते हो? ऑर्थो है वो, ऑर्थो है वो तो, ठीक है। मिक्स्ड इनकम ऑफ टीचर्स स्कूल में पढ़ाती हैं तो वहां पर उनको सैलरी मिल रही है, उसके अपार्ट वो शाम को ट्यूशंस ले रही हैं तो उस पे जो, हाँ, तो वो उनकी मिक्स्ड इनकम हो गई बच्चों, ठीक है, ओके। हाँ पढ़ाया। इसके बाद देखो ट्रांसफर इनकम आधारशिला। ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू द
इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज, वन साइडेड हो गई, ठीक है। नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 2004 में इट कैन बी रिसीव्ड ईदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। भाई ये तुम्हें गिफ्ट डोनेशन तो या तो डोमेस्टिक टेरिटरी में मिलेंगे या फिर बाहर से भी मिल सकते हैं। ओल्ड एज पेंशन, आपको पता है ओल्ड एज पेंशन और रिटायरमेंट पेंशन दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। सब चुप हो जाओगे। ओल्ड एज पेंशन और रिटायरमेंट पेंशन, जय माता दी। एक बच्चा रिप्लाई कर रहा है एक सरकारी होती है। कोई सरकारी नहीं होता, सरकारी कोई सरकार वहां पे कभी किसी को सरदार बोल दिया तो मारेंगे मेरे को। सरदार जी बोलो ना, नहीं सरदार जी बोलो। तो मैम लेकर तो जाओ तो सरदार जी बोल पाऊंगा। नहीं आप पहले यहाँ से प्रैक्टिस शुरू कर। ओल्ड एज पेंशन और रिटायरमेंट पेंशन में क्या डिफरेंस है? कोई आप चुप रहिए, चलो बता। सुन लो जरा, केशव मोंगा पहली बार रिप्लाई कर रहे हैं, शायद ठीक करें। यस, पेंशन होती है जो गवर्नमेंट देती है उनको जो बहुत बूढ़े हो जाते हैं और उनके वो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे हो जाते हैं ताकि वो जिंदा रहे। अरे यार जो भी होता है बीपीएल हो जाते हैं। और रिटायरमेंट पेंशन होती है जो उनकी कंपनी जहाँ पे उन्होंने काम किया है वही पैसे दे रहे हो, वही थोड़े से पैसे देते हैं कि इतने पैसे आपको। ओल्ड एज पेंशन नो डाउट गवर्नमेंट हर सीनियर सिटीजन को देती है जिनके पास वो रिटायरमेंट पेंशन है बेटा। रिटायरमेंट पेंशन होती है कि जहाँ, यस गवर्नमेंट जॉब्स में, क्या प्राइवेट जॉब्स में नहीं मिलती रिटायरमेंट पेंशन? सरकारी का क्या मतलब है यार? सरकार देती है। सरकारी का मतलब तो आप ये लेना चाह रहे थे कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो पर्सन। यस, ये सीनियर सिटीजन को जिनके पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, बस चुप हो जाओ सभी। सीनियर सिटीजन्स को जिनके पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, उन बंदों को, उन 60 अबव लोगों को गवर्नमेंट देती है, ठीक है। रिटायरमेंट पेंशन 2,500 एमपी और एमएलए की मिलती है। एक्चुअली एमपी की 2,500 है, एमएलए की 3,500। बेटा रोटी तो खा लेगा ना, ठीक है। बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को तो और ज्यादा मिलती है थोड़ी सी, उनको राशन सस्ता मिल जाता है। और रिटायरमेंट पेंशन मिलती है कि आपने ऑब्वियसली अपनी जिंदगी के कुछ साल दिए उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको पे कर रही है। तो एक तरह से ये ओल्ड एज पेंशन किस टाइप की इनकम है? ट्रांसफर या फैक्टर? ठीक है, वन साइडेड ट्रांजेक्शन है क्योंकि इसके बदले में उन सीनियर सिटीजन ने कुछ काम नहीं करा, उन बूढ़ों ने कुछ काम नहीं करा। और ये यहाँ पर रिटायर, हाँ ठीक है, ये हमारी फैक्टर इनकम होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट था। यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉकेट मनी, ठीक था। चल देखो अब इसके बाद डिफरेंस। फैक्टर इनकम नहीं, बस छोटा मानती हूँ मैं तुझे। देखो इसके बाद बच्चों, फैक्टर इनकम इट रेफर्स टू द इनकम जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलेगी उनकी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। पुष्कर ध्यान दे लो। और ये इनकम रिसीव होगी विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न, ठीक है। इसके बाद फैक्टर इनकम तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होती है। ट्रांसफर इनकम तो क्योंकि भाई ये तो विल्ली कमाइयां है ना, तो ये तो कहीं भी ऐड नहीं होती, ना नेशनल इनकम में ना डोमेस्टिक इनकम में, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? फैक्टर इनकम यूल हैव टू अर्न, इसलिए ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है। ये रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, ये तो ऐਵੇਂ मिल जाती है बस, मतलब आप बूढ़े हो जाओ और और क्लेम कर दो, कुछ भी नहीं हुआ और आप ना मतलब ऐसे हो इसको इसको पता ही नहीं चलता ये कब क्या बोल रहा है। ठीक है, ये रहा आपका। तो बेटा आप ना वहां भी कुछ ऐसी हरकत कर सकते हो। यस, बेसिस रेसिपिएंट, यस वहां तो आप खुले हो।
देखो, फैक्टर इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, बस ट्रांसफर इनकम जनरली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी मिलती है ट्रांसफर इनकम, बताओ बताओ। नहीं, पार्थ नहीं बोलेगा। उसके अलावा गवर्नमेंट को, चलो हमारे अलावा टैक्स के अलावा और कौन कौन सी इनकम्स हैं जो अरे गवर्नमेंट को भी तो गिफ्ट्स आते हैं, हेल्प आती है। हाँ, वॉर के टाइम पर, अर्थक्वेक के टाइम पर। किसकी? अच्छा, पैसा प्रोवाइडेड है, पैसे पर इंटरेस्ट, तो ट्रांसफर इनकम कैसे हो गया? इंटरेस्ट कहां से ट्रांसफर इनकम होगी भाई? हाँ, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छा वो फर्स्ट डे एग्जांपल दिया था प्रोडक्शन मेथड में। फार्मर ने व्हीट मिलर को बेचा, फार्मर ने सीड्स लिए, ठीक है, तो जब तक वो प्रोडक्शन बाउंड्री में रहा कि फार्मर से गया व्हीट मिलर के पास, व्हीट मिलर से गया कन्फेक्शनरी के पास, कन्फेक्शनरी वाले से हाउस होल्ड के पास आया, ठीक है, तो जब तक वो सामान प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहेगा, फाइनल कंज्यूम नहीं हुआ ना, तो फाइनल कंजम्पशन में यूज हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो, तो वो फाइनल गुड्स बन जाएंगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो मतलब या तो हाउस होल्ड ने कंजम्पशन के लिए खरीदा, लाइक मिल्क परचेज करा हाउस होल्ड ने, और यही मिल्क अगर कोई हलवाई परचेज करता है, हलवाई अगर परचेज करता है तो डेफिनेटली इंटरमीडिएट है, क्योंकि उस मिल्क से वो फर्दर प्रोसेस करेगा, फर्दर प्रोडक्शन करेगा। समझ आया पुष्कर? ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, बाकी सब चुप रहेंगे। कार हाउस होल्ड ने खरीदी, तो कौन सी गुड्स है? ठीक है, और यही कार डीलर ने खरीदी, बता, रीसेल। ठीक है, और यही कार टैक्सी ड्राइवर ने खरीदी। सब चुप रहेंगे 1 मिनट, पुष्कर दिमाग लगाएगा। पुष्कर बता बेटा, पुष्कर बता बेटा जल्दी। फाइनल क्यों, कैसे? रीजन देना होता है ना बेटा, होगा तो होगा नहीं। पुलकित बताओ, अंश बताओ। फाइनल गुड्स आर परचेज्ड either for consumption, oh please answer, or for final goods are either purchased for और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो टैक्सी ड्राइवर ने ना बेटा अपने काम धंधे में उसको इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, इसने क्या किया, कंजम्पशन, तो कोई एक पर्पस के लिए परचेज होगी ना, समझ रहे पुष्कर? तो टैक्सी ड्राइवर के लिए वो फाइनल गुड्स है। सही आंसर का रीजन भी देना होता है बेटा, ऐसे नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज है। चुप। तो फाइनल गुड्स ईदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, इंटरमीडिएट गुड्स ईदर यूज्ड फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका ये मिल्क परचेज करा किसी डेयरी शॉप ने, तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब किसी अदर प्रोडक्शन यूनिट ने खरीदा है, और ये रिमेन रहता है विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। इनकी ना डिराइव्ड डिमांड है बच्चों। ब्रेड की डिमांड तब होगी ज्यादा जब ब्रेड पकोड़ों की डिमांड होगी। ठीक है, हाँ, या बारिश होगी, ठीक है, बारिश होगी तो ब्रेड पकोड़े, है ना? यस, ठीक है, बस ये चीज याद रखना, डिराइव डिमांड। इसके बाद देखो, प्रोडक्शन बाउंड्री मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे से। फार्मर ने चीजें खरीदी, फिर उसने कॉटन परचेज करी, फिर उसने थ्रेड बनाकर उसको बेचा, फिर वो कपड़ा बना, वो कपड़ा फाइनल नहीं, लर्न नहीं करना, रीड ओनली। आई वोंट रीड इवन नहीं होना चाहिए, आपने बोला ये। इंग्लिश का ट्यूशन लगाओ,
नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड्स। नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स जो फाइनली कंजम्पशन के लिए यूज होती हैं वो होती हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो डबल काउंटिंग। सोचो वो फार्मर का 300 रुपया फिर से वो काउंट हो गया, ठीक है, फिर से वो वैल्यू है, फिर से वो उसने माइनस नहीं किया 700 माइनस 300, उसने कहा मेरा वैल्यू एडेड 700 है, तो इसका मतलब उसने वो फर्टिलाइजर और सीड वाले का 300 रुपया भी काउंट कर लिया। पुष्कर, ठीक है बेटा, अब दोनों का डिफरेंस करेंगे बस लास्ट। या तो कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, रीसेल के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ये इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक में। ये ना तो नेशनल इनकम में ना डोमेस्टिक में। ये फाइनल यूजर्स, इसमें कोई फर्दर वैल्यू एडेड नहीं होना करना होता। और इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट रेडी फॉर, आप मैदे को खा जाओगे क्या सीधा, उससे फर्दर प्रोडक्शन होना चाहिए ना, तो दे आर नॉट रेडी फॉर यूज, सम वैल्यू हैज टू बी एडेड। फाइनल गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं पर दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। एग्जाम्पल दे दी उसके बाद। अब इन सबको आपने रीड करना है और ये 1-1 मार्क के बोर्ड में आते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।